दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इस पोयम को लिखा है एक कैरेबियन पोइट डेरेक वॉलकोट ने। हमारे पोइट डेरेक वॉलकोट ने केन्या के फ्रीडम मूवमेंट से इस पोयम को लिया है, जिसे माओ माओ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस माओ माओ मूवमेंट के बारे में ये जाना जाता है कि उस समय पर केन्या के मूल निवासी यानी कि वहाँ के ब्लैक लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि 1950 के आसपास बहुत बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। डेरेक वॉलकोट ने अपने अफ्रीकी लड़ाकों को गोरिल्ला कह के एड्रेस किया है। वहीं उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स को सुपरमैन कहा है। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने हमेशा से अफ्रीका के लोगों को जंगली और असभ्य माना है। हमेशा उनके साथ पशुओं के समान व्यवहार किया गया है। साथ ही उनको इतना डराया जाता था कि वो कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामने अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए खड़े ना हो सके। ब्रिटिशर्स को हमेशा से यही लगता था कि अफ्रीका के लोगों के ऊपर दया दिखाना केवल समय की बर्बादी है। हमारे पोएट डेरेक वॉलकोट भी खुद को विभाजित महसूस करते हैं। पहला तो उनका अफ्रीकन कल्चर जिसमें वो पले बड़े हुए हैं, और दूसरा अंग्रेजी भाषा जो कि अंग्रेजों की दी हुई है, लेकिन उन्हीं से आज उनकी पहचान है। इस तरह से इस पोयम के माध्यम से हम अपने पोएट के डुअल इमोशन को भी देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस पोयम की समरी आपको बता रहा हूँ। पॉसिबल है कि आगे की वीडियो में मैं इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करूंगा। दोस्तों इस पोयम की शुरुआत में हमारे पोएट अफ्रीका के केन्या देश में फैली अशांति के बारे में बात करते हैं। साथ ही वो इस बात को महसूस करते हैं कि अफ्रीका के लोगों को एक कष्टकारी जीवन से गुजरना पड़ रहा है। अफ्रीका के ट्राइबल लोग जिन्हें माओ माओ फाइटर्स के नाम से जाना जाता था, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जा रही थी। ये अफ्रीकी फाइटर्स एक अच्छे शिकारी माने जाते थे जो शिकार करने के एक्सपर्ट थे। वे बेहद गरीब थे, जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर फूड भी नहीं होता था अपना पेट भरने के लिए। वो लोग बस उतना ही खाते थे जितना वो शिकार करते थे, क्योंकि वे एक एक्सपर्ट हमलावर शिकारी थे। वो देश के ऐसे हिस्से पर निवास करते थे जो ना ही पूरी तरह से जंगल था और ना ही वहाँ की जमीन खेती करने के योग्य थी। जो भी माओ माओ फाइटर्स आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे उन्हें मार दिया जाता था और उनकी लाशें ऐसे ही जमीन पर बिखरी पड़ी होती थी। ब्रिटिशर्स इन अफ्रीकी लोगों को बस कीड़े मकोड़ों के जैसा ही समझते थे जिन्हें बस मसल दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि अफ्रीका के लोगों के प्रति ना ही कोई सिंपैथी और ना ही दया दिखाने की जरूरत है, क्योंकि उनके हिसाब से अफ्रीका के लोग सिंपैथी और मर्सी डिजर्व नहीं करते। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से अफ्रीका के लोगों के साथ हमेशा से अन्याय होता रहा और उन्हें प्रताड़ना मिलती रही। ब्रिटिशर्स अफ्रीकन बच्चों की तरफ भी कोई सिंपैथी नहीं दिखाते थे। वो उन बच्चों को भूखा जानवर समझते थे और उनकी तुलना यहूदियों यानी कि ज्यूज से करते थे। हमारे पोइट अपनी डुअल पर्सनालिटी से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि उनके नसों में जो खून बहता है वो अफ्रीकन्स का है और जो पहचान वो लेकर घूम रहे हैं वो ब्रिटिशर्स की दी हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि उनकी नसों में जो खून बह रहा है वो किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि मैं अपने खून के लिए पूरी दृढ़ता से नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। वो हर समय खुद को डिवाइडेड महसूस करते हैं और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप है जो हमेशा उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। वो अफ्रीकन और इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों लैंग्वेजेस से ही जुड़े हुए हैं। वो इस दुविधा और कठिनाई से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। अफ्रीका और यूरोप के बीच का ये डायलेमा पोइट को हमेशा दर्द ही देता है।